आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर हमारा 9th है वैश्वीकरण। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। टर्म 2 के लिए ये वीडियो हम देख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपके ये चैप्टर आ रहा है इस बार, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझना है। और देखिए, आप चैप्टर को फुल विस्तार से समझना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। वहाँ पे पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल फुल चैप्टर एक सिंगल वीडियो में ही कराया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है eklavyastudypoint.com। आप इस नाम से मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और समझते हैं वैश्वीकरण को। तो वैश्वीकरण का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए, या अलग लैंग्वेज में पूछते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा बताओ, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए, विस्तार से लिखिए, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, वैश्वीकरण क्या है, आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जुड़ गई है वैश्वीकरण के कारण। जो चीज़ें पहले बहुत मुश्किल होती थी, बहुत ही लगता था इम्पॉसिबल है, आज वो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी का विकास बहुत हो गया है, और टेक्नोलॉजी का विकास ही कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का एक कारण भी है। तो ये भी हम आगे बढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। अब ये प्रवाह क्या होता है, आपके दिमाग में ये आएगा। प्रवाह का मतलब है कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ठीक है। अगर हम, कोई व्यक्ति है या कोई विचार है या कोई वस्तु है या पूंजी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रवाह हो जाएगी, ठीक है। और यही एक कारण बन जाता है वैश्वीकरण का। तो प्रवाह जो है वो कई तरीके का हो सकता है। मान लो, विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना, ये भी एक तरह से प्रवाह है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो, आज से अगर हम 10 साल 20 साल 30 साल पीछे जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि आज की तरह आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, सुविधाएं अवेलेबल है। उस टाइम पे ये सुविधा नहीं होती थी। तब अपने विचारों को लोग कैसे पहुंचाते थे? मान लो कि कोई यूपी में रहता है और कोई दिल्ली में रहता है, इनको आपस में कांटेक्ट करना है तो कैसे करते थे? तो चिट्ठियां होती थी, चिट्ठी के जरिए अपनी बातें पहुंचाते थे। तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। कितनी ज़्यादा समस्याएं होती थी, दिक्कतें होती थी। वो कब चिट्ठी लिखेगा, वो कब भेजेगा, कब पोस्ट होगी, कब उस सामने वाले के पास पहुंचेगी, कब वो उसको पढ़ेगा, कब वो उसको रिप्लाई देगा, उसमें कितना समय लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन बाद में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और मोबाइल फ़ोन आ गए, ठीक है। और आज के समय में अपनी बातों को हम कुछ सेकंडों में ही पहुंचा देते हैं सामने वाले के सामने, चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो या एक देश से दूसरे देश में हो, कोई दिक्कत नहीं आज के समय में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीजें जो है वैश्वीकरण के विकास में देखने को मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। फिर वस्तुओं का एक जगह से दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश में पहुंच पाना। आप देखते हो, आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, आप कभी देखना कि वो कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कहाँ पे बना हुआ है। तो आप देखोगे कि विदेशों में बनने वाली चीज़ आज आसानी से भारत में उपलब्ध है, भारत में बनने वाली चीज़ विदेशों में जाके उपलब्ध हो जाती है। ये सब कैसे? ये एक जाल है जो इधर से उधर सब कुछ हो पा रहा है, ये सब वैश्वीकरण के कारण हो पा रहा है, ठीक है। तो ये वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाना, ये भी एक तरह से प्रवाह हो जाएगा। पूंजी, आज के समय में पूंजी भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ, चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। एक ये भी हो जाएगा कि बेहतर आजीविका की तलाश में, मान लो किसी को लगता है कि भाई वो इंडिया में रहता है, उसे लगता है इंडिया में अच्छा रोजगार नहीं है, या फिर कहीं और उसे उससे भी अच्छा रोजगार मिल सकता है, तो वो इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में जा सकता है। या कोई दूसरे देश में रहता है, उसको लगता है कि उसके देश में ज़्यादा अच्छा रोजगार नहीं है, या उसको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं इंडिया में मिलती है, तो वो इंडिया में आ सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आज के समय में है, और बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं हवाई जहाज के द्वारा, ठीक है, एरोप्लेन के द्वारा। टाइम भी अब बहुत कम लगता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के कारण हो पाई हैं, और यही कहीं ना कहीं एक वैश्वीकरण का प्रभाव भी देख देख सकते हैं, हम इसको प्रवाह मान सकते हैं, ठीक है, प्रवाह। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आराम से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वैश्वीकरण जो है ये आखिर क्यों हो पाया, ये पॉसिबल कैसे हो पाया है इतनी आसानी से? तो इसके पीछे कारण जो है, एक ही कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, वो है टेक्नोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पहले लोगों को चिट्ठी के द्वारा जब अपने संदेश पहुंचाते थे तो कितना ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आ गया तो वही काम सेकंडों में हो जाता है। पहले जब गाड़ियाँ नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, सुविधाएं नहीं होती थी, तो लोग पैदल चल के यात्रा करते थे, तो कितना ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। बाद में बैलगाड़ी आ गई, उसके जरिए लोग जाने लगे, तांगा वगैरह का बन गया था, उसके जरिए जाने लगे। फिर बाद में मोटर गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई, और ये सारी सुविधाएं आ गई, जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ।
वैसे वैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ती गई, सहूलियत होती गई, और कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण के यही कारण बनते हैं। ठीक है, ये सारे जो है वैश्वीकरण के कारण बनते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास। छपाई तकनीक, इसने क्रांति ला दी थी। जब कभी छपाई तकनीक नहीं होती थी तो किताबें वगैरह जो होती थी कैसे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, जिसको पांडुलिपि कहते हैं। कितना ज़्यादा टाइम लगता था ये आपने पढ़ा है। लेकिन जब छपाई तकनीक आ गई तो एक ही दिन में ना जाने कितनी सारी किताबें छाप दी जाती थी, और कितनी आसानी से विचारों को पहुंचाया जा सकता है आगे। तो वैश्वीकरण का कारण पूछे तो आप सबसे ज़्यादा ये लिखेंगे कि सबसे पहले ये लिखना है आपको टेक्नोलॉजी का विकास, और फिर उसके बाद ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लिख दोगे तो ये आपका आंसर सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के क्या अभिप्राय हैं, इसके कौन से घटक है। अब देखो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, अब स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन पेपर में ना क्वेश्चन लैंग्वेज घुमा के पूछा जाता है। तो ये पेपर में आपके बहुत बार आया है, सीबीएसई में कई बार आया है, और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है पेपर में, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव यानी विश्व जो है आज के समय में जुड़ता जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पारस्परिक जुड़ाव। और ये क्यों हो पाया है, ये वैश्वीकरण के कारण आपस में जुड़ पाए हैं ये सभी देश। ठीक है, और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के जो 4 घटक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 घटक को हम प्रवाह के रूप में भी जानते हैं, और ये प्रवाह अभी हमने जस्ट पढ़े थे थोड़ी देर पहले। विचारों का प्रवाह, विचार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, वस्तु का पहुंचना, बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का पहुंचना, ये सब है। और ये आंसर भी आपको सीबीएसई के आंसर की जो आई थी ना क्वेश्चन पेपर की, वहां से लिया है मैंने, बिल्कुल सेम लैंग्वेज में आपको वहां पे मिलेगा। तो आपको बिल्कुल सीधे सटीक शब्दों में आपको ये दे दिया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसको आपको पेपर में लिखना है, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आंसर बनते रहे साथ के साथ। एक क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। अब देखिए, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, अब आप आराम से कर दोगे इसे। टेक्नोलॉजी के कारण ही तो आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। सोचिए कि अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हम कैसे जी रहे होते और किस लेवल पे जी रहे होते। आज से 100 साल पहले अगर हम देखते हैं समाज कैसा था, आज के समय में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन 100 साल पहले ये चीज़ों का विकास नहीं हुआ था तो नहीं हो पाती थी, तो कितनी दिक्कतें होती थी। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वो टेक्नोलॉजी का है। आज टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इन सब के आविष्कार के कारण विचार आराम से पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पूंजी, वस्तु, लोगों की आवाजाही, ये सब आसानी से हो पाई है। अगर ये सब नहीं हो पाता ना, विकास नहीं होता, तो आज कहीं ना कहीं हम भी काफी मतलब अभाव में जी रहे होते हैं। इससे वैश्वीकरण का प्रसार जो है काफी तेजी से हुआ। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप आज की दुनिया में, आज के विश्व में एक क्षेत्र में होने वाली घटना जो है उससे केवल वो क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, बल्कि दूसरे क्षेत्रों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आज अमेरिका में कोई घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे देश भी उससे प्रभावित होंगे। ठीक है, ये सब कुछ वैश्वीकरण के कारण हो पाया है। क्योंकि अब क्या है भाई, मान लो अमेरिका में अकाल पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वहां से जो चीजें आ रही हैं कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा, और वो चीजें भारत में आती हैं तो भारत वाले लोग भी उससे प्रभावित होंगे। तो समझ रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज के समय में वैश्वीकरण के कारण ही हो पाया है। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो व्यापार के जरिए हों, चाहे वो अपने विचारों के जरिए हों, या और भी अन्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, बुक में आपके दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, बर्ड फ्लू हो गया, सुनामी जैसी घटना हो गई, इससे केवल वो देश थोड़ी प्रभावित होता है जहां पे ये होता है, बल्कि दूसरे देश जो है वो भी प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं मान लो कहीं पे, तो उसका प्रभाव जो है वो मौजूदा स्थान पे और क्षेत्रीय प्रवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में उसको महसूस किया जाता है। टेक्नोलॉजी की सहायता से आज खाद्य पदार्थ, खाने पीने की जो चीजें वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से भेजी जा सकती है। ठीक है, चाहे वो हवाई जहाज के द्वारा भेजे जाए, चाहे वो पानी के जहाज के द्वारा भेजे जाए। टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही तो ये पॉसिबल हो पाया, वरना कहाँ हो पाता। आप सोचिए, आज के समय में इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है, इसकी वजह से वस्तु और पूंजी का प्रवाह में तेजी आई है। अब देखिए, पहले क्या होता था, हमें पैसे किसी को देने होते थे, तो एक व्यक्ति पैसे लेकर जाएगा, दूसरे व्यक्ति को देकर आएगा, हो सकता है उसमें बहुत सारा समय लग जाए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तरीका सेफ ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में 1 क्लिक में आप यूपीआई के जरिए, बैंक ट्रांसफर के जरिए आप 1 क्लिक में अपने पैसे दूसरे के खाते में भेज सकते हैं। कितना आसान हो गया। ये सब कैसे हो पाया है, कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेट और ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं ये है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब राज्यों में, यानी अब राज्य के पास, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है, ठीक है, सरकार से, यानी अब राज्य में आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी सहायता से जो सरकार है वो क्या करती है, अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकती है। इस सूचना के दम पे जो यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे मतलब राज्य जो है सॉरी, अब राज्य जो है वो ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी क्षमता बढ़ी है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे। आगे देखिए, नोट्स जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको eklavyastudypoint.com है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ज्यादातर देखिए पेपर में क्या पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले ये पूछा जाता है वैश्वीकरण क्या है, फिर आपसे पूछा जाता है वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम बताओ, आर्थिक परिणाम बताओ और सांस्कृतिक परिणाम बताओ। इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव या परिणाम बताओ, या देखिए लैंग्वेज को घुमा के भी पूछा गया है पेपर में। ये आपके 2012 में पेपर में आया हुआ है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, या फिर वैश्वीकरण की राजनीतिक परिणतियां क्या हुई ये बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज घुमा दी है थोड़ी सी, समझो। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। अब इसके आंसर पे बात करते हैं। देखिए वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक जो बदलाव है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, समझते हैं इसको। विकासशील देशों में राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक अलग भाषा है, और यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से। विकासशील देशों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन देशों में गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा की कमी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है यहाँ पे विद्यमान है, और इन समस्याओं का समाधान करना किसका कर्तव्य होता है, राज्य का। राज्य का मतलब यहाँ पे सत्ता से है, सरकार से है, ठीक है। इसका कर्तव्य होता है कि प्रथम कर्तव्य इनका ये है कि इन समस्याओं से अपनी जनता को निकालें, गरीबी खत्म करें, बेरोजगारी खत्म करें, ये इनका काम होता है। इसलिए राज्य का स्वरूप जो है वो होता है कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य जो है, सरकार जो है वो कल्याणकारी काम करेगी, जनता के फायदे के लिए काम करेगी। गरीबी हटाना, उनको रोजगार देना, उनको शिक्षा देना, सुरक्षा देना, ये सब किसका काम है, राज्य का काम है, यानी सरकार का काम है। लेकिन अब देखो बदला कैसे है, लेकिन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, जब से वैश्वीकरण वाली व्यवस्था आई है, अब विकासशील देशों में राज्य की भूमिका जो है इसमें बदलाव आया है, ठीक है। बदलाव जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अब ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको लिखने हैं डायरेक्ट। हो सकता है पेपर में सीधा सीधा आपसे ये पूछें कि बताइए वैश्वीकरण के कोई 4 राजनीतिक परिणाम बताएं, तो आपको फिर वहां पे ये चीजें नहीं लिखनी है, आपको सीधा ये पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, जो आपके सामने आगे लिखे हुए। मैंने आपको समझा रहा हूँ विस्तार से, इसलिए मैंने ये पॉइंट सारे आपको लिख के बताए। अब देखो, राज्य की शक्ति में कमी आई है। कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान जो है अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। क्या था भाई, पहले जो राज्य होता था, यानी जो सरकार थी, उसका काम होता था जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना, यानी कल्याणकारी राज्य होता था पहले, वो जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना, सब कुछ। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे धुंधली हो रही है। अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी, यानी सरकार अब कम से कम हस्तक्षेप करेगी, ये वाला काम अब हो रहा है, ठीक है। राज्य जो है वो अपने आप को कुछ एक मुख्य मामलों तक, यानी कुछ मुख्य काम में वहां तक सीमित रखता है। जैसे मान लो कानून बनाना सरकार का काम है, वो कानून बनाएगी, और अपने नागरिकों को सुरक्षा देना ये उसका काम है, वो सुरक्षा देगी, ठीक है। राज्य जो है अब कल्याणकारी काम की ओर कम ध्यान देता है। राज्य के स्थान पर अब बाजार जो है वो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को मुख्य निर्धारक है, क्योंकि आज के समय में वैश्वीकरण का दौर है। अब बाजार, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, पूंजीवाद, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो सरकार जो है अपने आप को कुछ मेन कामों तक सीमित रखती है, जैसे कानून बनाना, जनता को सुरक्षा देना, बाकी सारी चीजें जो है वो बाजार अब कहीं ना कहीं नियंत्रण करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, इनके आने से विकासशील देशों में सरकारों द्वारा अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में कमी आई है। क्योंकि देखो जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जब ये बाहर की कंपनियां विकासशील देशों में आती हैं, निवेश करती हैं, तो इससे प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा। इसको होता है, सरकार को भी फायदा होता है, जनता को भी फायदा होता है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रोजगार मिलते हैं, ठीक है, काफी फायदे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसे में ये जो कंपनियां होती हैं इनका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अपने दम पे सरकार जो फैसले बहुत ज्यादा नहीं ले सकती है, कहीं ना कहीं इनका भी महत्व बढ़ता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बताइए। इसके अलावा देखिए क्या है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सत्य है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी आ गई है, यानी अब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भी आ गई है सरकार के हाथ में। अब सरकार अगर चाहे तो अपने नागरिकों के बारे में हर प्रकार की सूचनाएं जुटा सकती है।
अधिक कारगर ढंग से काम कर सकती है चाहे तो सरकार, ये भी सत्य है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये राजनीतिक कुछ परिणाम हो जाएंगे, आप इस तरीके के पॉइंट लिख सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक परिणाम, ये भी अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में क्या क्या आएंगे। चलिए देखते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है। आर्थिक परिणाम देखिए, राजनीतिक तो पढ़ लिया हमने, अब आर्थिक पढ़ेंगे। इसके कारण क्या है, पूरे विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। पहले क्या होता था, सभी देश ना पाबंदियां लगाते थे कि भाई अपनी चीजों को बाहर नहीं बेचेंगे, ठीक है, अपने देश के लिए अपनी चीजों को संरक्षण देते थे अपने देश की कंपनियों को। इससे क्या हुआ, उन देशों में कंपटीशन कम रहा, ठीक है, क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब वैश्वीकरण के तहत विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, तो उसके तहत क्या हुआ, मार्केट में अलग अलग कंपनियां आ गई, उनके प्रोडक्ट आने शुरू हो गए, कंपटीशन हुआ। तो कंपटीशन हुआ तो चीज़ों के प्राइस घटे और लोगों के सामने ऑप्शन बढ़े। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, वैश्वीकरण के कारण। और ये वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में आएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में तेजी आई है, क्योंकि पहले जो थे आयात पे प्रतिबंध लगाते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, पहले की तरह अब आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। पहले लगाए जाते थे, संरक्षणवाद की नीति अपनाते थे, पर अब नहीं लगाते। अब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिके दुनिया के दूसरे देशों में। आज चाइना जो है, दुनिया भर की चाइना की चीजें जो है दुनिया भर के देशों में बेची जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए चाइना क्या है, इतना अमीर होता जा रहा है। तो कॉम्पिटिशन का जमाना है, समझ रहे हो ना। ये सब वैश्वीकरण के तहत हो पाया। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो निवेश करता है वो अपना धन जो है वो दूसरे देश में भी निवेश कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर अन्य तरीके भी हो सकते हैं, उसके तहत भी कर सकते हैं। विशेषकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि ज्यादातर लाभ जो होता है वो विकासशील देशों में होता है, क्योंकि यहाँ पे विकास कर रहे होते हैं, ठीक है। जो डेवलप हो चुके होते हैं वहां पे उतना ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन जो डेवलपिंग होते हैं वहां पे ज्यादा लाभ होता है। विचारों का विस्तार हो पाया है, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ठीक है। विकसित देश जो है वो क्या करते हैं, अपनी वीजा नीति कठोर बना लेते हैं, ताकि मतलब हर छोटे मोटे देश से लोग वहां पे आसानी से ना पाए, उनके रोजगार को ना छीन सकें। इसलिए निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आज के समय में ये जो मार्केट वाला सिस्टम चल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था के तहत हो पाया है। समझ रहे हो, चाइना भी अगर डेवलप हुआ है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था के कारण हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि 1978 से पहले जब चाइना ज़्यादा किसी से व्यापार नहीं करता था, तो चाइना में बहुत दिक्कतें थी। लेकिन जब उसने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, पूरी दुनिया में व्यापार करना शुरू करा, अपना प्रोडक्ट दुनिया के दूसरे देशों में बेचना शुरू करा, उसके बाद क्या हुआ, चाइना को बहुत फायदा हुआ और काफ़ी डेवलप हुआ। तो आज के समय में ये है कि हर देश चाहता है कि उसका जो वहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में जाके बिके, क्योंकि उससे उनको विदेशी मुद्रा मिलती है, ठीक है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा भाई दूसरे देशों में निवेश करेंगे तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है, बाजार में कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है। ये आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखना, वहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे दे रखे हैं मैंने, ठीक है। बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद आज के समय में आसानी से उपलब्ध हो पाए ना, तो ये भी वैश्वीकरण के तहत है। आज अमेरिका में बनी हुई चीज़ आप आराम से अमेजोन के थ्रू आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, या कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप आराम से मंगा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ आसान हो पाया तो ये वैश्वीकरण के कारण। और ये इसके आर्थिक परिणाम में ये पॉइंट आएंगे, ये जितने भी आ रहे हैं ध्यान से देख लो एक बार ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। इनमें से एक क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से आता है, या तो आर्थिक पूछते हैं, या राजनीतिक, या सांस्कृतिक। तो तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सांस्कृतिक बहुत आसान है। देखिए वैश्वीकरण के तहत क्या हो रहा है, दुनिया भर में पश्चिमी देशों की संस्कृति जो है वो ज्यादा मतलब लोकप्रिय होती जा रही है, समझ रहे हो। तो ये चीजें बदलाव हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे खान पान में बदलाव आ रहा है। कहाँ हम दूध दही ये सारी चीजें, घी वगैरह खाने वाले लोग आज कहीं ना कहीं हम चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, बर्गर की तरफ जा रहे हैं। ये सभी पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। रहन सहन में बदलाव, आपको पता है धोती कुर्ता पहना जाता था, कुर्ते पजामे पहने जाते थे, आज के समय में जीन्स वगैरह ने उसकी जगह ले ली है। पहनावा हमारा बदलता जा रहा है, ठीक है। अगर आज से 100 साल पीछे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी संस्कृति में क्या चीज़ें थी, और आज के समय में कितना ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति किस तरीके से बदल रही है। हम सही तरीके से देखें तो हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, यानी हमारी जो पुरानी प्राचीन संस्कृति थी उसका ह्रास हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम आधुनिक बनने के चक्कर में विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव हो रहा है, पश्चिमी देशों की सभ्यता की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव हो रहा है। महिलाओं की स्थिति में कुछ जगह पे कमी भी देखने को मिलती है, तो कुछ जगह पे सुधार भी आ रहा है। पहले क्या माना जाता था कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी के बाद चूल्हा चौका करना है, ऐसा मानते थे।
तो उस वो विचारधारा बदली है, उसमें सुधार आया कि आज के समय में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ उनकी स्थिति में कमी भी आ रही है कि उनको एक उपभोग की वस्तु की तरह दिखाया जाता है, जैसे मीडिया और न्यूज़ में और फिल्मों में आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति में कमी भी आई है। तो दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक है, विदेशी फिल्म, विदेशी त्योहार, विदेशी संगीत की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक परिणाम है। रूढ़िवादिता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। पहले लोग रूढ़िवादी ज्यादा होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो रूढ़िवादिता, पुरानी मान्यताएं खत्म होती जा रही है। विदेशी संस्कृति का प्रसार हो रहा है, ये सारा ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे सांस्कृतिक परिणाम बनते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत आसान लगा होगा। ये आपको याद रखने, पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा आएगा, तो आपको 4-5 कोई भी अच्छे से पॉइंट लिख देने यहाँ से, और थोड़ा थोड़ा उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी आता है, सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत ने विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि मान लो व्यापार और निवेश पर बाधाएं हटा दी है। पहले क्या होता था कि आज़ादी के बाद भारत ने अपनी कंपनियों को ग्रो, भारत की जो कंपनी थी उनको ग्रो करने के लिए, उनका विकास करने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपना ली थी कि हम क्या करेंगे, अपने देश में बने हुए जो चीज़ है, आइटम है, उसको यूज़ करेंगे और बाहर की जो विदेशी चीज़ आती है उसको कम से कम यूज़ करेंगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों को करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे। इससे फायदा, नुकसान क्या था? फायदा तो ये था कि अपनी कंपनियां डेवलप होंगी, उनको फायदा मिलेगा, लेकिन इससे नुकसान क्या था भाई? मार्केट में कंपटीशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, जब मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, अब आपके पास मान लो एक ही ब्रांड का फ़ोन अवेलेबल हो देश में, दूसरे ब्रांड के अवेलेबल ना हो, तो आपको मजबूर होकर वही खरीदना पड़ेगा और ऐसे में उसकी कहीं ना कहीं मनमानी चलेगी। वो क्या करेगा भाई, आपको कम फीचर देगा और ज़्यादा पैसे लेगा। लेकिन जब दुनिया भर की कंपनियां आ जाएगी अपने अपने फ़ोन लेकर, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। अब भाई ये ज़्यादा फीचर देंगे, वो अपने प्राइस घटाएगा, वो कम प्राइस में और सुविधाएं देगा, वो क्योंकि ग्राहकों को अट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा। तो यही जो चीज़ें थी, ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो जब हम मतलब अपने ऊपर निर्भर थे ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाद में क्या, ये बाधाएं जो थी हटा दी सरकार ने, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विदेशी कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करना शुरू करा, वो भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे कंपटीशन आया, प्राइस घटे और क्वालिटी बढ़ी। आगे देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, इनको कई प्रकार की सुविधाएं दी गई। सरकार ने इनको अट्रैक्ट किया कि आओ यहाँ पे, हमारे देश में आओ, क्योंकि इनके आने से क्या होता है, रोजगार भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं के लिए बाजार में वस्तुओं की पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ता है, क्योंकि अब आपके सामने कंपटीशन बहुत है। अगर आप मोबाइल आज की डेट में सर्च करते हो तो ना जाने कितने तरह के आपको मोबाइल मिल जाते हैं आसानी से। आप टीवी लेने जाते हैं तो आपको अलग अलग देशों से बनाए हुए प्रोडक्ट आपको आराम से मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास पसंद नापसंद का दायरा जो है बढ़ जाएगा। मान लो अगर आपके पास एक ही कंपनी की चीज़ मिले और दूसरी मिलती ना हो, तो फिर आपको मजबूर होकर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जब ये सब होता है तो उच्च कोटि की चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी आपको अच्छी प्राप्त होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें होने लगी। सुविधाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, सुविधाएं बढ़ने के कारण जीवन का जो स्तर है उसमें भी सुधार होने लगा है। तो ये सब वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब अगला पॉइंट आपका ये बनेगा कि भारत ने कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि देखो हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी कि अपने देश में बनी हुई चीज को हम यूज करेंगे, अपने देश की कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे, बाहर की कंपनियों का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ये चलता था। लेकिन जब देखा कि दुनिया जो है, चाइना जैसे देश व्यापार कर करके बहुत डेवलप हो गए और हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो फिर बाद में हमारी नई आर्थिक नीति आई, उसके तहत हमने उदारीकरण की नीति अपनाई। और अब हमने जो आयात पे जो हम पहले प्रतिबंध लगाते थे, ठीक है, वो हमने समाप्त कर दिया कि नहीं, अब बाहर से जो आने वाली चीज़ें उसको भी खरीदेंगे ताकि मार्केट में कंपटीशन हो। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने खुद सुविधाएं दी कि आओ हमारे देश में निवेश करो। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की और उनको अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे रूल्स बनाए। वैश्वीकरण आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को महत्व देना भारत की नीति है महत्वपूर्ण।
और भारत ने समय समय पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी आवाज उठाई है। ठीक है, वैश्वीकरण के फायदे जरूर हैं पर इसके कुछ नुकसान भी है, लेकिन केवल अगर हम देखें नुकसान नहीं है, कुछ कुछ फायदे भी है, तो दोनों तरह के आपके यहाँ पे पॉइंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने यहाँ पे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है यहाँ पे ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार पे आश्रित लोग, जो सरकार पे आश्रित हैं जो लोग, उनके लिए नौकरी और उनके लिए जन कल्याण की जो सुविधाएं होती है, इसका उपाय करने पे बल दिया जाता है। इसी को सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। यानी कि जो लोग सरकार पर निर्भर है, सरकार को उनके लिए, उनके रोजगार के लिए काम करना है, उनके जन कल्याण के लिए काम करना है, ये सामाजिक सुरक्षा कवच है। और ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था वैश्वीकरण के फायदे भी बहुत है पर इसके कुछ नुकसान भी है, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि सामाजिक समरूपता और सामाजिक विभिन्नीकरण में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए, समरूपता पहले पढ़ेंगे और वैभिन्नीकरण अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। मैंने दोनों को अलग अलग कलर से कर रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, सांस्कृतिक समरूपता या सांस्कृतिक समरूपता, ये सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ होता है पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना। आपको पता है आज अमेरिकी और पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उससे हम बहुत प्रभावित हैं। चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारा पहनावा हो, हर चीज में आपको देखने को बदलाव मिल रहे हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का पूरी दुनिया में फैलना। आज पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति का इतना प्रसार हो गया, इतनी तेजी से फैल गई है ये कि एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले रही है। यानी कि दुनिया भर में अब यही संस्कृति चलेगी। अगर ऐसा होता रहा तो जो जो हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति थी, जो पुराने रिवाज थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हम बिल्कुल कहीं ना कहीं हम पश्चिमी संस्कृति के आधार ढल जाएंगे, इसके आधार पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिक्कतें थी, तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता के रूप में हम इसको देखते हैं। अगला है कि सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण का मतलब क्या है? सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण का मतलब होता है जहां पे संस्कृति में वैरायटी हो। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती है, जिसके कारण प्रत्येक संस्कृति अनूठी बन जाती है। मान लो भाई चीन में कोई चीज अपनाई जाती है, मान लो भारत में मान लो कोई चीज चीन की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, और मान लो यहाँ पे श्रीलंका की संस्कृति है। तो अगर श्रीलंका के लोग अब भारत से कुछ चीजें अपनाते हैं, भारत की संस्कृति की कुछ चीज अपनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण हो जाएगा। ऐसे ही चाइना की चीजें हम अपना रहे हैं या हमारी चीजें चाइना वाले अपना रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, और ये सांस्कृतिक समरूपता समझना और वैभिन्नीकरण, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ ले, और पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन के बारे में बताना है आपको। तो वैश्वीकरण विरोधी कई आंदोलन चले हैं देश में, परंतु ये आंदोलन जो थे वो किसी एक विशेष कार्यक्रम के विरुद्ध थे। जैसे मान लो साम्राज्यवाद का रूप माना जाता था या किसी चीज के खिलाफ था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इकट्ठे होके वैश्वीकरण के कुछ मुद्दों को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। तो वो देखते हैं यहाँ पे 1999 में सिएटल जो एक जगह है, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली देश हैं, इनके द्वारा क्या होता था? व्यापार के गलत तौर तरीके अपनाए जाते थे। इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करा कि जो ताकतवर देश है वो व्यापार के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं। इसके खिलाफ क्या हुआ? लोगों ने विरोध करा। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक मंच बनाया गया जिसको बोलते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। यहाँ पे मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर लोग, युवा लोग, ये सब शामिल हुए और उन्होंने विरोध करा। कई बैठक हुई है इनकी, ब्राजील में हो गई है, दुबई में हो गई है, कीनिया में हो गई है। ठीक है, और तो ये आपको याद रखनी है पॉइंट। ये हो जाएगा आपका वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के विरोध में कोई चार कारण स्पष्ट करो। वैश्वीकरण का जो विरोध हुआ है उसके कारण बताइए। तो देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध जो है वो वामपंथी यानी जो लेफ्ट है उसने भी किया है, और जो दक्षिणपंथी यानी जो राइट विंग के होते हैं इन्होंने भी करा है। तो जो वामपंथी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वर्तमान वैश्वीकरण जो है वो विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक विशेष व्यवस्था है, यानी ये पूंजीवाद के खिलाफ है।
जो वामपंथी होते हैं वो पूंजीवाद के खिलाफ है। ये कहते हैं कि ये पूंजीवाद की ही एक व्यवस्था है वैश्वीकरण। इससे क्या होता है, अमीर लोग जो हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जा रही है, यानी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, यानी इसका फायदा केवल अमीरों को मिल रहा है। इसलिए वामपंथियों ने इसका विरोध करा। दक्षिणपंथी लोग हैं, ये भी इसकी विरोध करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक यानी वैश्वीकरण के चलते राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ये बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक रूप से राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर होता है, और जब राज्य कमजोर होता है तो जनता को नुकसान होता है। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता का होना आवश्यक है। दक्षिणपंथी कहते हैं कि वैश्वीकरण ने संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, ये भी बात सही है इनकी, तो ये भी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए, पश्चिमी संस्कृति दुनिया पे लादी जा रही है। आपको पता है आज के समय में दुनिया भर के लोग कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अमेरिकी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, हम इन चीजों को तो अपना रहे हैं, और हमारी जो प्राचीन धरोहर थी, सांस्कृतिक जो धरोहर थी, जो हम चीजें पहले मानते थे, वो चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, केवल गरीब देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज देखें तो इसका खतरा हो रहा है कि सारे आज अमेरिकी संस्कृति की तरफ ही झुक रहे हैं। अगला है वैश्वीकरण से राज्यों की, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, याद रखना। वैश्वीकरण से सरकार की क्षमता में कमी आई है। अब वो कल्याणकारी राज्य नहीं है, मतलब अब वो केवल जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगा केवल, बल्कि अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी हो गया है। यानी कि अब वो केवल कुछ कुछ मुद्दों पे ही सरकार करेगी, बाकी मुद्दे छोड़ दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चैप्टर बड़ा है, छोटा है, क्वेश्चन लिमिटेड ही बनते हैं आपके, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, और जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसके बाहर नहीं आते क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो इंडियन सोशल फोरम, इसके तहत भी वैश्वीकरण का भारत में विरोध हुआ है। जो वामपंथी है, इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण के विरुद्ध, ठीक है, विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि ये पूंजीवाद है, और पूंजीवाद जो है ये कहीं ना कहीं अमीरों को तो फायदा पहुंचाता है, गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वामपंथी जो लेफ्टिस्ट है वो कहते हैं। औद्योगिक जो मजदूर हैं, जो किसान संगठन है, इन्होंने भी मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध करा है, जो बाहरी कंपनियां हैं। भारत का जो नीम का पेड़ होता है उसको अमेरिका और यूरोप की फर्म ने पेटेंट करा लिया अपने नाम से, और दवाइयाँ वगैरह, क्योंकि नीम आपको पता है दवाइयों में बहुत यूज होता है इसका, मेडिसिन वगैरह में, तो उसको अब पेटेंट करा के इसकी दवाइयाँ बना के दुनिया भर में बेचने का काम करते हैं। तो इसका भारत ने विरोध करा है। दक्षिणपंथी जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो वैश्वीकरण है इसकी वजह से हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं, और विदेशी त्योहार, विदेशी फिल्में, विदेशी तौर तरीके को अपना रहे हैं, तो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। तो इस तरीके से भारत में वैश्वीकरण का विरोध हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अपना जो चैप्टर 9 है ये खत्म हो जाता है। लेकिन आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पहले चैप्टर समझ में आ जाए, तब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान लगेंगे बिल्कुल। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा होगा तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी आसान ना लगे। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप वहाँ जुड़ जाइए। 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है वहाँ पे, आपको वीडियोज़ के जो लिंक है वो आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।